दिल्ली के एमसीडी के चुनावों के नतीजे बस अब से 18 घंटे बाद सामने होंगे और इसके साथ साथ तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता आज किस पर भरोसा सबसे ज्यादा कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, आम आदमी पार्टी पर भरोसा करती है या फिर कांग्रेस पर भरोसा करती है। लेकिन तमाम एग्जिट पोल जो हैं उनके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बनता दिख रहा है दिल्ली वासियों का। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी ने 70 में से 67 विधानसभा की सीटें जीती थीं अब से सिर्फ 2 साल पहले, आज जब उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई देखने का अंदेशा मात्र भी हो रहा है तो वो कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो सवाल खड़े करता है खुद अरविंद केजरीवाल की सूझबूझ पर। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि अगर एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती है तो उनका भरोसा ईवीएम मशीन पर होगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है तो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। भाई केजरीवाल साहब, इन्हीं ईवीएम मशीन के बदौलत 70 में से 67 विधानसभा की सीटें आपने जीती थी। आज उन्हीं ईवीएम मशीन पर इतने बड़े सवाल खड़े करना, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, क्या ये दरअसल वही नहीं है जिसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहते हैं? और अगर कुछ अन्य है तो जरा जनता को बेहतर तरीके से समझाइए। तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे। क्या एमसीडी नतीजों से पहले ही डर गए केजरीवाल? जी क्या हार लगी रही, वो देखेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। क्या केजरीवाल को गोवा और पंजाब जैसी हार का डर दिल्ली में भी सता रहा है? हम परसों जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आए जो इस तरह की बेईमानी साबित करते हैं। चंद घंटों बाद एमसीडी के नतीजे आम आदमी पार्टी की सियासत की दशा और दिशा दोनों तय कर देंगे। साथ ही केजरीवाल के सियासी भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। एग्जिट पोल्स के रुझानों से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी खेमे में जीत की तैयारियां शुरू हो गई है और केजरीवाल खेमे में घबराहट और बेचैनी महसूस की जा रही है। एमसीडी के दंगल में आम आदमी के हिस्से में हार आई तो ठीक रहा, चुनाव आयोग और ईवीएम मशीनों पर फोड़ने की तैयारी कर ली गई है। जी क्या हार लगी रही, वो देखेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आएंगे और अगर ये ईवीएम की टैंपरिंग इस देश के अंदर होती रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये था, बात केवल ये नहीं है कि हम परसों जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आए जो इस तरह की बेईमानी साबित करते हैं, जो पंजाब में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, पुणे में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है, भिंड में भी हुई है, धौलपुर में भी हुई है, अब अगर हम इस तरह की बेईमानी बर्दाश्त करते रहे तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे। वापस आंदोलन से आम आदमी पार्टी के हुक्मरानों को डर सता रहा है कि दिल्ली में हार के बाद पार्टी के अंदरूनी घमासान पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नीति और रणनीति अभी से बनाई जा रही है। एक चीज आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके का ईवीएम है और जिस तरीके से ईवीएम के बारे में लगातार खबरें मिल रही हैं, उससे क्या आपके मन में संदेह नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है? आप चाहे भिंड को उठा के देख लीजिए, चाहे धौलपुर को उठा के देख लीजिए, चाहे जहाँ का देख लीजिए, सब जगह, हर जगह जहाँ पे ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आ रही, सब जगह बीजेपी को वोट पड़ रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई। अब उसके लिए ये कहना कि साहब ये जो हार हमारी हो रही है या हुई है उसके लिए ईवीएम जिम्मेदार है, ईवीएम ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है ये बार बार कहने की और बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि जिस ईवीएम ने उनको जिताया है उसी ईवीएम की मशीन से जनता अपने जनादेश को दे करके उन्हें वो सबक भी सिखा रही है, तो उसके बाद क्यों इतना हाहाकार और हताशा है? एमसीडी से पहले राजौरी गार्डन उपचुनाव हार चुके केजरीवाल के सामने एक संकट और है। पार्टी के 21 विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अपने विधायकों के दल बदल का डर भी सता रहा है। आशंका है कि पंजाब में सुखपाल सिंह खैरा के विद्रोह की तपिश दिल्ली के किले को भी ध्वस्त कर सकती है। खुद केजरीवाल मानहानि केस में फंसे हैं, ये मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। सीएम केजरीवाल को एक साथ कई चुनौतियों से पार पाना है, ये आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा का दौर है। टीम न्यूज़ नेशन। आम आदमी पार्टी की खलबलाहट तो हमने आपके सामने प्रस्तुत की, लेकिन एग्जिट पोल में जो एमसीडी चुनाव को लेकर रुझान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी अगर हार का मुंह देखती है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी फिर भी दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। ये एग्जिट पोल के नतीजों पर आधारित है।
लेकिन इन नतीजों और रुझानों के आधार पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस दरअसल हाशिए पर पहुंच जाएगी। रौजारी गार्डन उपचुनाव में भले ही कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी रही थी, लेकिन एमसीडी के चुनाव में अगर कांग्रेस तीसरे नंबर पर फिसलती दिखी तो फिर वाकई में कांग्रेस का डप्पा गोल ही समझिए। कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अजय माकन के नेतृत्व को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में खुद शीला दीक्षित और उसके अलावा अन्य ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस की नीति और दिशा दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार कांग्रेस का भविष्य क्या होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए अब वो सब कुछ करना पड़ सकता है, अन्यथा दिल्ली से कांग्रेस का अगर सुपड़ा साफ हो गया तो इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे। और आइए एमसीडी के चुनाव के मद्देनजर जरा भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। चाहे मुंबई के एमसीडी के चुनाव हो या उपचुनाव में जीत की बात हो, ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल आज एक ऐसी पार्टी बन गई है जो जहां अपने उम्मीदवार खड़े कर देती है वहीं पर विजय उसके पैर चूमने लगती है। और शायद यही स्थिति कम से कम एग्जिट पोल के आधार पर दिल्ली में भी एमसीडी के लिए बनता दिख रहा है बीजेपी के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली में बीजेपी अपने पैर जमा लेती है एमसीडी में और जिस 2/3 या 3/4 बहुमत की बात कही जा रही है एग्जिट पोल में, अगर वो सत्य होता है तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता ने 2 साल के भीतर बीजेपी से जैसे मुंह मोड़ा था वैसे ही रिश्ता जोड़ लिया है। और ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी टिप्पणी होगी देश की राजनीति के लिए। ये तस्वीरें गवाह हैं देश में बीजेपी की बढ़ती हैसियत की। साल 2017 बीजेपी के लिए नई ताकत लेकर आया है। माननीय अमित शाह जी का स्वागत। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का किला फतह करने के बाद मोदी और अमित शाह की जोड़ी का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बढ़ते रुतबे का असर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी नजर आएगा। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना से अलग होकर अपना दमखम दिखाया। अपने पारंपरिक सहयोगी के विरोध के बावजूद महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की और अब तैयारी दिल्ली फतह की है। रोज अरविंद केजरीवाल की निगेटिविटी, बलात्कार, हवाला कारोबार, फर्जी डिग्री, राशन घोटाला, टैंकर घोटाला, एवरीथिंग इज गोइंग निगेटिव। देश का फेस का ये हालत कर दिया कांग्रेस और आपने। तो जनता ने ये फैसला लिया और मुझे पता था कि दिल्ली के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हमने सबके दिलों को जोड़ने की कोशिश। अब तक के सारे एग्जिट पोल्स बीजेपी की बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का दबदबा बढ़ने का अनुमान है तो दूसरी तरफ पहली बार एमसीडी चुनाव में हाथ आजमा रही आम आदमी पार्टी के लिए भी ये चुनाव काफी मायने रखते हैं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बहुत बार गलत साबित होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जब 26 तारीख के रिजल्ट आएगा तो देखेंगे उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना। फरवरी 2015 में केजरीवाल दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे थे। बीजेपी को पटखनी देकर केजरीवाल दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर आसीन हुए थे। दिल्ली वासियों ने केजरीवाल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया था। तब से लेकर अब तक करीब 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। सियासी उतार चढ़ाव के बीच समीकरण भी बदले हैं, लेकिन जनता का भरोसा कितना बदला है ये अब पता चलेगा। एमसीडी में भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी महीनों से उठाती आई है, लेकिन जनता अपने ही मुख्यमंत्री पर कितना भरोसा कर पाई ये चुनाव नतीजों से साफ हो जाएगा। एमसीडी से जुड़े एग्जिट पोल के आंकड़े अगर सच साबित होते हैं तो दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका होगा। वहीं 10 साल से नगर निगम पर काबिज बीजेपी अगर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाती है तो दिल्ली में राजनीतिक रूप से इस जीत के बाद कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कल सुबह 6 बजे से लगातार आप देख सकते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव के और मतगणना से जुड़ी तमाम खबरें न्यूज नेशन पर। सबसे पहले और सटीक खबरें पूरे आकलन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब आइए जरा चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने हर वायदे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री भी इस काम में ऐसे जुड़ गए हैं मानो हर कोई बस एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी की बानगी आज देखने को मिली पीडब्ल्यूडी दफ्तर में, जब पीडब्ल्यूडी के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, ऑफिस पहुंचे और उसके बाद अधिकारियों की जो क्लास लगी है, वाकई में उन्हें अपने स्कूल याद आ गए होंगे। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की डेडलाइन करीब आती जा रही है। 15 जून तक सीएम योगी के इस टास्क को पूरा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम योगी के फरमान को हर हाल में अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटे हैं। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों से कामकाज का जायजा लिया। सड़कों के गड्ढे भरने का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और कुछ दिशा निर्देश भी दिए। जो भी रोडें आई होंगी उसकी एक छोटी सी चिट्ठी बनाकर के आप जनप्रतिनिधियों को दे सकते हो। और ये बात मैंने उस समय कही भी थी कि ये रोडों को यहाँ से यहाँ, रोड का नाम नहीं मालूम है कि पीडब्ल्यूडी से राजभवन तक जाने की ये रोड बनने जा रही है, ठीक है, लोगों को मालूम नहीं है। आपके कागज में उसका नंबर कोड वगैरह वगैरह तमाम अलग अलग चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि यह जनप्रतिनिधि भी जाने और जनता भी जाने। केशव प्रसाद मौर्य का ये निरीक्षण सरकार के संकल्प को दिखाता है। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का कामकाज संभाल रहे केशव प्रसाद मौर्य कागजों पर ही नहीं बल्कि असल में भी एक्शन देखना चाहते हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट डिजिटल माध्यम पर अपलोड की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हम विभाग को डिजिटल करेंगे, यह भी आज कह सकते हैं। और कहीं जो भी लापरवाही किसी भी अधिकारी की, कई चीज़ें ऐसी ध्यान में आई हैं जो मेरी अपेक्षा के अनुरूप सही नहीं थी, लेकिन जहां पर भी कोई गड़बड़ होगा, आज तो एक वार्निंग ही है सबको, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो जो मैंने अपेक्षा की है उसके अनुसार परिणाम मिलेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जमीनी हकीकत जानने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद की एक फाइल भी खुलवा दी। इलाहाबाद जोन को खंगालने के पीछे का उद्देश्य यह था कि वहाँ का पूरा गांव-गांव का भूगोल मुझे मालूम है। उसके आधार पर मुझे पता चलता है कि विभाग की गतिविधि पिछली सरकार के समय कैसी चल रही थी और वर्तमान सरकार के समय कैसी चलनी चाहिए। इसीलिए मैंने उन फाइलों को निकलवाया है, उनको देखा है। केशव प्रसाद मौर्य की नज़र केवल अधिकारियों पर ही नहीं है बल्कि पीडब्ल्यूडी के ठेकों पर भी है। उन्होंने कहा है कि गुंडों और माफियाओं को ठेकेदारी से दूर रखा जाएगा। हमारा यह भी प्रयास है कि गुंडों और अपराधियों से पीडब्ल्यूडी मुक्त हो जाए। विकास के नए युग की शुरुआत का संकल्प लेकर के जनता ने हमें जो जनादेश दिया है उसका हम आदर करते हैं और उसके अनुरूप काम करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अकेले मंत्री नहीं हैं जिन्होंने अपने विभाग का औचक निरीक्षण किया हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई दफ्तरों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं और अधिकारियों को साफ संदेश दे चुके हैं कि लेट लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। 130 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो किसी भी हादसे के समय खून नहीं मिलता, क्योंकि मरीजों को खून चढ़ाने के लिए इसकी भारी कमी होती है। और ऐसे देश में अगर 6 लाख बोतल खून बर्बाद हो जाए 5 साल में, तो आप क्या कहेंगे? यही कि खून खून को तरसता, बूंद बूंद को तरसता हिंदुस्तानी मर रहा है। यही वास्तविकता है, यही लापरवाही है हमारे देश की। पांच साल में लाखों लीटर खून बर्बाद। जरूरतमंदों के हक का 28 लाख यूनिट खून हुआ वेस्ट। देश के ब्लड बैंकिंग सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल। ब्लड बैंकिंग सिस्टम की पोल खोलने वाला यह खुलासा एक आरटीआई से मिली जानकारी के बाद हुआ है। एक तरफ देश भर के अस्पताल खून की कमी होने का रोना रोते हैं, तो दूसरी तरफ सही मैनेजमेंट न होने की वजह से पिछले 5 सालों में 6 लाख लीटर खून बर्बाद हो गया। लेकिन इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही अब तक तय नहीं हुई है। उनको डर था कि इतना बड़ा जो वेस्टेज निकल के बाहर आ रहा है, इससे देश में हंगामा मच जाएगा। और हकीकत में यही हुआ कि पूरा आज हंगामा मच गया है पूरा देश में। तो पता चलता है इसकी वजह से लोग काफ़ी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनेमिक है।
इसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक देश में एक साल में करीब 30 लाख यूनिट खून की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मा और प्लेटलेट की कमी की वजह से गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है। एक्सीडेंट के मामलों में ब्लड न मिलने की वजह से कई लोग जान गंवा देते हैं। खून के रखरखाव में लापरवाही वाले राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे आगे हैं। कभी कभी ये परिस्थिति उपलब्ध हो सकती है जहाँ पे एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एक पर्टिकुलर ब्लड बैंक में जमा हो जाए, तो हमारे पास में सुविधा कुछ जगहों पे होती है कि हम उस ब्लड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से दूसरे ब्लड बैंक में। ये इंटरलिंकिंग ऑफ ब्लड बैंक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ, सो दैट अगर कहीं सरप्लस है तो दूसरी जगह में यूटिलाइज़ हो जाए। जिस देश में लाखों लोग हर साल खून की कमी से मौत के मुंह में समा जाते हैं, उस देश में खून के रखरखाव में ऐसी लापरवाही एक बड़ी चूक है। अस्पतालों और ब्लड बैंकों के बीच ठीक तालमेल न होना भी बर्बादी की एक बड़ी वजह है। सवाल उस महकमे पर भी उठ रहे हैं जिसके कंधों पर देश की आबादी को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। टीम न्यूज़ नेशन।